सीजन 2 की शुरुआत होती है रूम नंबर 301 से। पीएस मर्सिनरी कॉर्प की मदद से फाइनली जैक को लग रहा था कि वह ह्यूमन वर्ल्ड में एक बेहतर शुरुआत कर सकता है। उसका फोकस अब क्लियर था, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना और अपनी स्वॉर्डमैनशिप पर काम करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रूम नंबर 301 ये एक्चुअली जेनी का रूम था। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उन्हें ये रूम शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही जैक रूम में एंटर करता है, वो सीधा जेनी से टकराता है। जेनी के लिए इस एकेडमी में एक लो प्रोफाइल लाइफ जीने का प्लान जैक की वजह से बिगड़ता जा रहा था। इसीलिए जेनी एक फर्म डिसीजन लेती है। अब किसी भी हाल में जैक से कोई वास्ता नहीं रखेगी। उसे अवॉइड करना ही बेहतर है। लेकिन जब वो देखती है कि जैक को उसके ही रूम में असाइन किया गया है, तो उसके प्लान की धज्जियां उड़ जाती है। उसे यकीन नहीं होता। जैक को वो वहीं डिटेन करके जेनी गुस्से में सीधे एकेडमी के डीन के पास पहुंचती है। रूल्स के हिसाब से टॉप स्टूडेंट्स को प्राइवेट रूम मिलता है। जेनी कंप्लेन करती है कि उसके ही रूम में जैक को क्यों भेजा गया है। डीन का जवाब सिंपल था, हॉस्टल के बाकी कमरों में काम चल रहा है, जिस वजह से जगह नहीं है। डीन जेनी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कहते हैं, पर जेनी एक ऑब्वियस फैक्ट सामने रखती है कि वो एक लड़की है। एक लड़के के साथ रूम शेयर करना उनके प्रॉमिस के खिलाफ है। पर डीन की मंशा कुछ और थी। वो चाहते थे कि जेनी थोड़ी फ्रेंडली बने। उनका मानना था कि अगर जैक कोई प्रॉब्लम करेगा भी, तो जेनी अपनी स्ट्रेंथ से उसे आराम से निपट लेगी। डीन ने जेनी को एक प्रॉमिस दिया कि एक सेमेस्टर बियर करने पर उसे प्राइवेट रूम मिल सकता है। निराश होकर जेनी वापस रूम 301 में पहुंचती है। अब ना चाहते हुए भी उसे जैक के साथ रहना पड़ेगा। वो जैक से कहती है क्या वो यहाँ सच में रहना चाहता है। उसके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैक कामली जवाब देता है कि उनसे बेहतर रूममेट्स कोई नहीं हो सकता। हार मानते हुए जेनी राजी हो जाती है। वो रूम के बीच में एक कर्टेन लगा देती है, जिस पर वार्निंग स्पेल कास्टेड होता है। जेनी की वार्निंग साफ है, रूम साफ रखना, मुझसे दूर रहना, और खबरदार जो किसी दोस्त को यहाँ इनवाइट किया। जैक का स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट के ईयर 2 में ट्रांसफ़र होना वहाँ के कुछ नोबल्स को हजम नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि जैक ने कोई बैकडोर एंट्री ली है। सिर्फ एक कॉमनर होकर वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कैसे आ गया। उन्हें शक था कि प्रिंसिपल मार्को की बैकिंग की वजह से जैक घमंडी हो रहा है। उनका प्लान सिंपल था, पहले ही दिन जैक को बताना कि नोबल और कॉमनर्स में कितना बड़ा फर्क होता है। लेकिन जैक इन सब पॉलिटिक्स से बिल्कुल अनजान अपने रूम से निकलकर क्लास की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे सियान मिलता है, जो पहले तो जैक को जेनी के प्राइवेट रूम से निकलता देख शॉक हो जाता है। पूरे डिपार्टमेंट में जेनी अपने लोन वुल्फ और अनफ्रेंडली नेचर के लिए बदनाम थी। सियान को हैरान देख जैक को समझ नहीं आता कि क्या बात है। याद रहे, व्यूअर्स के अलावा किसी को नहीं पता कि जेनी एक लड़की है। सियान जैक को उसके डिपार्टमेंट के मैड डॉग आसुका के बारे में वार्न करता है, एक कॉमनर जिसने एक नोबल को इंजर्ड कर एकेडमी से ड्रॉप आउट कराया था। सेकेंड ईयर अटेंशन। टीचर के ऑर्डर के साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है। सबको मैदान के 20 लैप्स लगाने थे। जैक के लिए ये बच्चों का खेल था, पर ड्रामा तब शुरू होता है जब एक नोबल जैक को गिराने के लिए अपना पैर जैक के पैर के बीच में अड़ा देता है। लेकिन रिजल्ट, जैक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उल्टा वो नोबल खुद मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। पूरे क्लास के सामने बेइज्जती होते देख उस नोबल का खून खौल उठता है। रनिंग खत्म होते ही स्वॉर्ड स्विंग प्रैक्टिस शुरू होती है। वो नोबल फिर से जैक को अनाय करने पहुंच जाता है और उसे एकेडमी के बाहर पिटवाने की धमकी देता है। तभी वहां साबू नाम का एक और नोबल आता है, जो उसे एडवाइस देता है कि बाहर क्यों, स्पेरिंग सेशन में ही इसको सबक सिखाते हैं। जैक पहली बार अपनी लाइफ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था। डैरियन ने उसे वार्न किया तो था, पर एक्सपीरियंस करना अलग बात थी। जैक अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही रहा होता है कि तभी वहां एंट्री होती है वही मैड डॉग जिसका खौफ पूरे डिपार्टमेंट में है। नोबल्स के मुंह से कॉमनर शब्द सुनते ही आसुका वहां पहुंच जाता है। आसुका और उन नोबल्स के बीच की पुरानी दुश्मनी साफ नजर आ रही थी। नोबल्स की आंखों में आसुका एक कांटे की तरह चुभता था। ग्राउंड पर आसुका नोबल्स को प्रोवोक करना जारी रखता है। साबू अपना आपा खोने ही वाला होता है, पर उसका एक साथी उसे रोक लेता है और वो कुछ ऐसा उसके कान में कहता है कि साबू शांत हो जाता है। उन्हें लगता है कि आसुका और जैक कॉमनर कॉमनर भाई भाई खेल रहे हैं। ये सब देखकर जैक को सियान की वार्निंग याद आती है, आसुका से दूर रहना ही बेहतर है। प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है। आसुका स्टूडेंट्स के लाइन में चुपचाप घुस जाता है, जैसे कि वो पहले से ही वहां था। लेकिन टीचर उसे पकड़ लेते हैं और एज अ पनिशमेंट उसे 30 लैप्स रनिंग का देते हैं।
जब आसूका अपने लैप्स खत्म करके जैक के पास आता है, तो वो अकड़ में कहता है कि क्या जैक उसको थैंक यू भी नहीं बोलेगा, उसने उसकी मदद जो करी थी। लेकिन जैक का रिप्लाई एकदम कोल्ड था कि उसने कभी मदद मांगी ही नहीं थी। आसूका दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर जैक उसके हाथ को देखकर ही समझ जाता है कि ये कोई चाल है। जैक का रिएक्शन देखकर आसूका स्ट्रेट बोल देता है कि यही ठीक है, उसे भी कोई बड़ी बड़ी खेलने का शौक नहीं है। रात को हॉस्टल में जैक थोड़ा परेशान होता है। वो जेनी से पूछता है कि सब उससे लड़ाई क्यों मोल ले रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जेनी उसे स्पारिंग सेशन में उन्हें अपनी असली ताकत दिखाकर एक बड़ा पावर गैप दिखाने की एडवाइस देती है कि अगली बार वो जैक से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचे। जेनी हैरान थी कि पुराना जैक होता तो वो अब तक वॉयलेंस पर आ चुका होता, पर लगता है जेनी की ह्यूमैनिटी वाली क्लासेस काम कर रही हैं। जैक अब सोच समझकर अपना अगला कदम रखता है। अगले दिन कॉरिडोर में आशोका का सामना फिर से उन नोबल्स से होता है। साबू की बदतमीजी रुक नहीं रही थी। वो आशोका को कहता है कि अब वो मैड डॉग को एक ओबीडिएंट कुत्ता बनाकर छोड़ेगा। बस आशोका का सब्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसका माथा फटने लगता है और बिना सोचे समझे वो एक दूसरे नोबल के सर पर एक स्लैप मार देता है। टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। साबू पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो आशोका को उसके फर्स्ट ईयर वाले ड्रॉप आउट इंसिडेंट की याद दिलाता है और कैसे उसे गुस्से की वजह से सस्पेंड किया गया था। साबू उसे और उकसाते हुए कहता है, क्या एक और सस्पेंशन आसूका अफोर्ड कर सकता है? हिम्मत है तो मारो मुझे, पर याद रखना उसके बाद तुम्हारा कैरियर खत्म। आसूका अपना आपा खो देता है और अटैक लॉन्च करने ही वाला होता है कि तभी स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर की एंट्री होती है। क्या तुम यहाँ वॉरियर बनने आए हो या सड़क छाप गुंडे? इंस्ट्रक्टर आसूका को अपने साथ लेते हैं। अकेले में इंस्ट्रक्टर आसूका को डांटती हैं, पर उनकी बातों में दर्द भी था। आशुका, पिछली बार तुम टॉप स्टूडेंट थे इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। इन नोबल्स के मुंह लगना बंद करो, मेरिट लाओ, एक्नॉलेजमेंट लो, तभी कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। जाते जाते वो आशुका को एक एडवाइस देती है कि वो जैक के साथ मिलकर रहे, क्योंकि दोनों की हालत एक जैसी है। क्लास शुरू होती है, पर जैक गायब था। असल में जेरम, वो नोबल, को जिम्मेदारी दी गई थी कि जैक को क्लास की लोकेशन बता दे, पर उसने झूठ बोल दिया। जब जैक देरी से पहुंचता है और कहता है कि उसे किसी ने नहीं बताया, तो सब समझ जाते हैं कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ जैक सबको हैरान कर देता है। वो किसी और पर उंगली उठाने के बजाय माफी मांगता है। शायद उसने ही सुनने में गलती करी होगी। आसूका और इंस्ट्रक्टर को सच पता था, लेकिन वो जैक की सादगी पर डिसअपॉइंटेड थे, जबकि जेरम और उसके दोस्त घमंड में स्मर्क कर रहे थे। पनिशमेंट के तौर पर जैक को क्लास के बाद 10 लैप्स ऑफ रनिंग लगाने का ऑर्डर मिलता है। आज का टास्क इंड्योरेंस का था। एक एलमंड बॉल को अपनी स्वॉर्ड के एज पर 30 मिनट्स तक बैलेंस करने का था। इंस्ट्रक्टर जैक को बुलाती हैं ताकि वो बाकी स्टूडेंट की तरफ बॉल थ्रो कर सके। जैक सबकी तरफ नॉर्मली बॉल थ्रो करता है, पर जब बारी जेरोम की आती है, जैक इतनी तेजी से जेरोम के पेट पर मारता है कि जेरोम जमीन पर गिर जाता है। पूरी क्लास सन्नाटे में थी। इंस्ट्रक्टर और आसूका की आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेनिंग हॉल में जेरोम वुडन डमी पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। एलमंड बॉल वाला इंसिडेंट उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो साबू से कहता है कि उन लोगों को कॉमनर्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, लेकिन साबू का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहता है कि अब से हम उनसे फ्रेंडली पेश आएंगे। जेरोम और बाकी नोबल्स को लगा साबू पागल हो गया है, पर साबू के दिमाग में कुछ और था। उसका मतलब था कि ये कॉमनर्स अब इस एकेडमी में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, इसलिए उन्हें खुश रहने दो। जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ सियान जबरदस्ती जैक और जेनी के रूम में घुस जाता है। जेनी हमेशा की तरह एनॉयड थी, पर सियान उसे और प्रोवोक करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जेनी दोनों को रूम से बाहर धक्का दे देती है। लेकिन जैक आज अलग ही मूड में था। उसकी आंखें चमक रही थी। सियान के पूछने पर जैक गर्व से कहता है कि उसको आज खुद पे नाज है। जैक को लग रहा था कि उसने जेरोम को पिच करके बहुत ही इंसानियत भरा तरीका अपनाया है बदला लेने का। जैक अब क्लियर था, स्पारिंग सेशन में वो उन्हें उनकी असली जगह दिखा देगा। सियान जैक को वीकेंड पर टाउन घूमने के लिए इनवाइट करता है, और जैक को प्रिंसिपल मार्को से मिलना। सियान जैक को उसके साथ जाने के लिए मना ही लेता है, ये कहकर कि मार्को को अच्छा लगेगा अगर जैक के साथ उसका कोई दोस्त भी उनको विजिट करे। जैक मान जाता है। रात के अंधेरे में ब्लैक हॉक गैंग के बेस पर एक रिक्वेस्ट लेटर पहुंचती है। ये रिक्वेस्ट किसी और में नहीं बल्कि साबू ने भेजी थी। ब्रांच मैनेजर जब लेटर रिव्यू करते हैं, तो उसकी नज़र एक नाम पर पड़ती है, जैक। मैनेजर अपने साथी से पूछता है, क्या तुमने ये नाम पहले कभी सुना है? लेकिन वो साथी श्योर नहीं था। मैनेजर ऑर्डर देते हैं कि बाकी सबको निपटा दो, लेकिन जैक को अभी होल्ड पर रखो। पहले इसका बैकग्राउंड चेक करो और मुझे रिपोर्ट करो। वीकेंड का वक्त था। जैक और सियान
2 दिन के लिए प्रिंसिपल मार्को के मेंशन पहुंचते हैं। सियान हमेशा की तरह अपनी चप्पड़ चप्पड़ जारी रखता है। वो जेनी के बारे में भी पूछता है कि वो हॉस्टल में अकेली क्या कर रही है। प्रिंसिपल मार्को काफी खुश थे। मेंशन में डिनर का नज़ारा काफी फैंसी था। प्रिंसिपल मार्को काफी खुश थे कि जैक अपने साथ एक दोस्त को लेकर आया है। खाने के बाद सियान फिर से जैक को टाउन घूमने के लिए मनाने लगता है और मार्को भी जैक को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टाउन जाने को कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टाउन की गलियों में आसूका अकेले घूम रहा था। वो नोबल और जैक के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो ब्लैक हॉक गैंग के लोग थे। जैसे ही आसूका एक सुनसान गली में पहुंचता है, 4 गुंडे उसे घेर लेते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत, आसूका के पास उसकी स्वॉर्ड भी नहीं थी। कॉर्नर आसूका किसी तरह ब्लफ करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर बाहर और भी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। मेंशन के बाहर सियान जैक से कंप्लेन कर रहा होता है कि कैसे जेनी उसे रोज सुबह जल्दी उठाकर स्पिरिट समनिंग की रिसर्च में लगा देती है। तभी अचानक इंजर्ड आसूका वहां पहुंचता है। सियान तो डर के मारे पीला पड़ जाता है। आसूका जैक से मदद मांगता है। उसके पीछे पीछे वही थग्स वहां पर पहुंच जाते हैं। जैक उनके कपड़ों पर एम्बलम को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये वही बदनाम ब्लैक हॉक्स है। जैक जानता था कि ब्लैक हॉक्स बिना किसी सॉलिड ऑर्डर और मोटी रकम के किसी भी एकेडमी स्टूडेंट के पीछे नहीं पड़ेंगे। उसे अपनी पुरानी दुश्मनी याद आई जब वो एक मर्सिनरी था। उसे लगा था कि ग्रेटा एकेडमी का टैग उसे बचा लेगा, पर ये गुंडे तो उम्मीद से ज्यादा निडर निकले। जैक को अब हर हाल में सच निकलवाना था। ब्लैक हॉक्स ने सोचा था कि वो तीनों स्टूडेंट का काम तमाम कर देंगे, कोई गवाह नहीं बचेगा। उनका पहला अटैक जैक पर हुआ, लेकिन जैक उसने इतनी तेजी से डॉज किया कि पलक झपकते ही एक थग का हाथ काटकर फेंक दिया। दूसरे थग की तलवार हवा में उछल गई और उस तलवार की रिफ्लेक्शन में आसूका ने जो देखा वो दहशत भरा था। जैक एक इंसान नहीं, एक मशीन बन चुका था। बिना सीड ऑफ डार्कनेस को एक्टिवेट किए उसने सबको ढेर कर दिया। जैक को पता था कि जब तक वो इन्हें जान से नहीं मारेगा, उसका ब्लैक सीड रिएक्ट नहीं करेगा और वो होश नहीं खोएगा। खूनी मंजर खत्म होने के बाद जैक एक्सप्लेन करता है कि ये ब्लैक हॉक्स हैं, पैसे के लिए किसी का भी गला काटने वाले। आसूका को कंफर्म करना था कि ये नोबल्स का काम है, लेकिन जैक को कुछ और ही जानना था। सच उगलवाने के लिए जैक उन गुंडों की उंगलियां एक एक कर काटने की बात करता है। सियान ये देखकर डर जाता है। ये तो सरासर इंसानियत के खिलाफ है। सियान उसे रोकता है और गार्ड्स को बुला लेता है ताकि उन्हें इंट्रोगेट कर सके। सियान के जाने के बाद जैक एक घायल थक से धीरे से पूछता है कि उसे जैक के बारे में कितना पता है। थक के कंफ्यूज चेहरे को देखकर जैक समझ जाता है कि ब्लैक हॉक्स को अभी तक उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। गार्ड्स आसूका को हीलिंग ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, पर आसूका मना कर देता है। हीलिंग मैजिक बहुत महंगा होता है। यहाँ सियान अपना दिमाग लगाता है। वो तीनों सीधा जेनी के रूम पहुंच जाते हैं। आधी रात को जेनी को नींद से जगाना मौत को दावत देने जैसा था, और जैक की रिक्वेस्ट पर जेनी मान जाती है। जेनी एक शर्त रखती है कि बाद में जैक को उसके ऊपर भी एक फेवर करना होगा। जैक बिना सोचे राजी हो जाता है। जेनी ने आसूका को परफेक्टली हील कर दिया। आसूका हैरान था कि जेनी के खड़ूस एटीट्यूड के पीछे इतना कमाल का हीलिंग स्किल्स छुपे हुए हैं। लेकिन जेनी, वो हमेशा की तरह आसूका के हर बात पर एनोयड नजर आ रही थी। इससे पहले कि माहौल और गर्म हो, सियान बीच में कूद जाता है और तीनों को दोस्ती, रिश्ते और एक दूसरे की मदद करने पर लंबा चढ़ा ज्ञान देने लगता है। अगले दिन एकेडमी में सिर्फ एक ही चर्चा थी, कैसे पिछली शाम टाउन के बीचों बीच आसूका, जैक और सियान पर हमला हुआ। लेकिन सबसे बड़ी खबर थी कि वो 4 थग्स जिन्हें पिछली रात इम्प्रिजन किया गया था, वो सुबह सुबह ही प्रिजन से फरार हो गए। आसूका ये सुनते ही हाइपर हो जाता है। डीन का कहना था कि वो स्पोर्ट्समैनशिप डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट को 1 बाय 1 बुलाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर असली सवाल यह था कि दिन दहाड़े 4 लोग जेल से कैसे भाग सकते हैं बिना किसी अंदरूनी मदद के। आशुका को अफसोस हो रहा था कि उसने जैक को उन थग्स को टॉर्चर करने से क्यों रोका। सियान उसे कूल डाउन करने की कोशिश करता है, पर जैक का रिएक्शन एकदम कोल्ड था। वह आशुका को साफ मान कर देता है कि ये मेरी लड़ाई है और वो बीच में ना पड़े। इससे वो अपने आप ही डील कर लेगा। आशुका हैरान होकर जैक से पूछता है कि वो इतना पावरफुल होने के बावजूद इन नोबल्स के हीनोना गेम में क्यों पड़ रहा है। पर जैक आशुका की तरह हाइपर रिएक्शन में बिलीव नहीं करता। उसका मानना था कि जब वक्त सही आएगा तो वो उनसे निपट लेगा। जैक अपने पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाता है, एक बड़ा और वेल इक्विप्ड कमरा जो उसे प्रिंसिपल मार्को ने दिया था। आशुका भी वहां ट्रेन करना चाहता था, पर जैक उसे मुंह पर ना बोल देता है और वो वहां से भगा देता है। जैक को अब अकेले रहकर ताकत पर फोकस करना था। शाम होते होते नोबल्स के ग्रुप में खौफ फैलने लगता है। इन्वेस्टिगेशन उन्हीं की तरफ इशारा कर रही है। वो लोग जैक और आशुका से और ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब थी साबू की। उसे पता था कि ज्यादा देर तक ये बात छुपी नहीं रहेगी। उन थग्स को किसने हायर किया था।
अब साबू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जैक और आसुका को किसी भी तरह एकेडमी से बाहर निकालना हो। अगले हफ्ते होने वाला स्पैरिंग सेशन जैक के लिए सबसे बड़ा मौका था। वो जानता था कि यहाँ अपनी ताकत दिखाकर वो नोबल कॉमनर के इस घिनौने खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। पर उसे आसुका की बात याद आ जाती है। टॉप स्टूडेंट होने के बावजूद उनका टारगेट बना रहता है। आसुका टॉप स्टूडेंट होने के बावजूद उनका टारगेट बना रहता है। जैक सोच में पड़ गया, अगर ताकत से काम नहीं चला तो उसका अगला कदम क्या होना। लेकिन दिमाग लगाने का वक्त काम था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने एक नया बॉम्ब फोड़ा, पब क्विज। ये क्विज सीधा टेक्स्ट बुक्स पर होने वाला था और इसका असर उनके फाइनल ग्रेड्स पर पड़ने वाला था। टेक्स्ट बुक सुनकर जैक के होश उड़ गए। पिछले वीकेंड उसे किताबें खरीदनी थी, पर ब्लैक हॉक गैंग के चक्कर में सब दिमाग से निकल गया। प्रिंसिपल मार्को ने भी याद दिलाया था, पर लेकिन अब बड़ी मुसीबत थी, पैसे। जैक के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, क्योंकि उसने सारे पैसे मार्को को दे दिए थे। यहाँ जेनी जैक की फिर से मदद करती है। वह उसे पैसे उधार देने के लिए राजी हो जाती है। जेनी और जैक टाउन जाने की तैयारी करते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि दो बिन बुलाए मेहमान सियान और आसूका भी पीछे लग जाएंगे। जेनी का मूड एकदम खराब हो गया, पर तीनों लाइब्रेरी पहुंचते हैं। किताबों की ढेर में से जेनी और जैक स्वॉर्डमैनशिप की सारी जरूरी टेक्स्ट बुक्स खरीदते हैं। जेनी बड़ी गंभीरता से जैक को समझाती कि एक वॉरियर के लिए नॉलेज कितनी जरूरी है, और उसे इन किताबों का खास ख्याल रखने को कहती है। लेकिन दुश्मनी की हद तब पार होती है जब अगले दिन जैक अपना लॉकर खोलता है। उसके ब्रांड न्यू बुक्स वहां से गायब थी। किसी ने उसे चोरी कर लिया था, और हमें अच्छे से पता था कि ये नीच काम किसका है। जैक, जो अब तक हर बात परेशान था, अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों में अब वो पुरानी 20 वाली आग दिख रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। स्पारिंग सेशन शुरू हो चुका था। ड्यूएल्स म्यूचुअल एग्रीमेंट पर होंगे और विस का यूज सख्त बना था। अनाउंसमेंट खत्म होते ही आसुका ने सबके सामने साबू को एक डुएल के लिए चैलेंज किया। नोबल्स ने सोचा था कि वो आपस में डुएल करेंगे, जैक और आसुका को इग्नोर कर देंगे, लेकिन तभी जैक बीच में कूदता है। जैक ने ऐसी बात कही कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अगर तुम सब एक साथ भी मुझ पर हमला करोगे तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि गैंगिंग अप तो कमजोर लोगों की निशानी है। इस इंसल्ट ने सारे नोबल्स का खून खौला दिया। लेकिन साबू और उसके ग्रुप ने पहले से एक घटिया प्लान बनाकर रखा था। उन्होंने जैक की बुक्स इसलिए चुराई थी ताकि वो गुस्से में उन्हें अप्रोच करे। उनका प्लान था कि अगर डुएल में हालत बिगड़ने लगी तो वो बैंड विस का यूज करेंगे और उसे सेल्फ डिफेंस का नाम देकर बच जाएंगे। उन्हें लगा था कि थोड़ी बहुत डांट पड़ी, पर जैक को सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। बैटलफील्ड पर साबू और आसुका अपने स्टैंड में खड़े थे। साबू को लगा था कि आसुका गुस्से में पागल होकर पहला अटैक करेगा, पर आसुका ने उसे हैरान कर दिया। वो बिना हिले शांत होकर साबू को घूर रहा था, एक शिकारी की तरह, सही मौके का इंतजार करके। जैसे ही सही पल आया, आसुका ने सीधा चार्ज किया। उसने साबू के लोअर राइट साइड पर अटैक करने का बेट दिया। साबू ने सोचा वो ब्लॉक कर लेगा, पर वो एक बेट था। आसुका ने तुरंत डायरेक्शन बदली और एक पावर पैक्ड ब्लो सीधा साबू के शोल्डर पर मारा। अटैक इतना भयानक था कि साबू की कॉलर बोन वहीं क्रैक हो गई। साबू ने हिम्मत जुटाई और वापस खड़ा हुआ। वो अपने विष को एक्टिवेट करने की कोशिश करने ही वाला था, पर आसुका ने उसे एक सेकंड का वक्त भी नहीं दिया। उसने साबू की बॉडी पर वार शुरू कर दिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेग्स। आसुका ने साबू को मौका ही नहीं दिया कि वो अपना घटिया प्लान एग्जीक्यूट कर सके। साबू के मुंह से धीरे से सरेंडर निकलने ही वाला था कि तभी फाइनल और डेडलिएस्ट ब्लो सीधा उसके पेट पर पड़ा। आसुका के खतरनाक अटैक के सामने साबू की एक न चली। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि बाकी स्टूडेंट तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने टीचर को बुलाने की हिम्मत नहीं करी। साबू गुस्से और जलन में अंधा होकर बैंड विस एक्टिवेट करता है और आसुका पर टूट पड़ता है, पर आसुका उसने पलक झपकते ही साबू के अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया और वही ढेर कर दिया। इंस्ट्रक्टर ने बीच में आकर आसुका को रोका, वरना आज साबू का बचा कुचा घमंड और शरीर दोनों टूट चुका होता। दूसरी तरफ एरन और उसका दूसरा नोबल आसपास में बात कर रहे होते हैं। साबू पहले ही नोबल्स की नज़रों में गिर चुका था जब उसने ब्लैक हॉक गैंग को हायर किया। एरन का प्लान साफ था। बेहतर है साबू पीट कर ड्रॉप आउट हो जाए और जैक को तो मैं अकेले संभाल लूंगा। पर एरन को नहीं पता था कि वो मौत को दावत दे रहा है। डुएल शुरू होता है। पहले जैक ने कंफर्म किया, किताबें तुमने ही चुराई थी ना। एरन ने घमंड में उसको हाँ कह दिया। उसे लगा था कि जैक का स्टैंड कमजोर है। वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर जैक के पैरों पर वार करने बढ़ता है, लेकिन अचानक जैक ने एक ही स्विंग में एरन की तलवार के दो टुकड़े कर दिए। अगला अटैक सीधा एरन की गर्दन पर था। एरन दर्द और डर से चीख उठता है। जैक उसके कान के पास झुका और ठंडी आवाज में बोलता है, क्या तुम्हारा नोबल स्टेटस तुम्हें एकेडमी के बाहर बचा पाएगा? उसी पल जैक के अंदर का ब्लैक सीड उसकी क्यूरियोसिटी पर रिएक्ट करने लगा। जैक की आंखों में इंसानियत गायब हो गई और एक भयानक मॉन्स्टर ने जगह ले ली।
जैक कुछ पल के लिए अपना होश खो बैठा, पर जैसे ही वो वापस आया, वह थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या हुआ। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत आकर जैक को रोका और उसे और आसुका को ऑफिस बुलाया। इंस्ट्रक्टर के रूम में जैक और आसुका किसी गुनहगार की तरह खड़े हुए थे। इंस्ट्रक्टर को हैरानी थी कि शांत दिखने वाला जैक कितना खौफनाक हो सकता है। उन्होंने जैक को एरन की हालत बताई। अगर उसे तुरंत फर्स्ट एड नहीं मिलता तो वो कभी दोबारा तलवार नहीं उठा पाता। लेकिन जैक की रीजनिंग ने इंस्ट्रक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैक ने कहा कि उसने जो भी किया अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, ताकि वो नोबल्स उसे परेशान करना बंद कर दें। उसने वही किया जो एकेडमी की फैकल्टी को पहले ही कर देना चाहिए था। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत अपनी बड़ी ब्लेड निकाली और एक भयानक एयर स्लैश अटैक किया और एक भयानक एयर स्लैश उनके कानों के बगल से निकला, जिससे पीछे की दीवार फट गई। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूँ तो क्या ये फेयर ट्रीटमेंट मानोगे? समझा इंस्ट्रक्टर उसे समझाना चाहते थे कि ताकत का इस्तेमाल कमज़ोरों को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर ने हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने एकेडमी की तरफ से माफ़ी माँगी। उन्होंने माना कि उनकी लापरवाही की वजह से ही आज जैक को ये कदम उठाना पड़ा। पनिशमेंट के तौर पर जैक और आसूका अब कुछ वक़्त तक किसी से ड्यूल नहीं कर सकते, सिवाय आपस में, और उन्हें 50 अपोलॉजी लेटर लिखने का ऑर्डर मिला। रात के सन्नाटे में जैक अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि ब्लैक सीट उस पर हावी हो रहा है और उसे कंट्रोल करने के लिए और भी ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर के दिमाग में भी एक शक पैदा हो चुका था। क्या जैक उस वक्त किसी काली शक्ति के काबू में था? उन्हें लगा शायद ये उनका वहम है, पर खतरे की घंटी बज चुकी थी। रात के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में ब्लैक हॉक का मैनेजर अपने उन मेंबर्स से मिलता है जो मौत के मुंह पर से वापस लौटे थे। मेंबर्स डरते हुए सफाई देते हैं कि जैक कोई आम स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर है। मैनेजर उन्हें पनिश नहीं करता, बल्कि जिंदा लौटने की मुबारक देता है। मैनेजर बताता है कि जैक वही मर्सिनरी है जिसने पहले उनकी एक पूरी ब्रांच को ख़त्म कर दिया था। वो उन्हें एक आखिरी टास्क देते हैं, गैंग के हायर अप्स को एक रिपोर्ट डिलीवर करना। पर जैसे ही वो मेंबर्स कमरे से बाहर निकलते हैं, मैनेजर अपने एक ट्विस्टेड किलर को ऑर्डर देता है, जैसे ही ये टास्क पूरा हो जाए, इन सबको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। जैक धीरे से अपने रूम में एंटर करता है, पर जेनी जगी हुई थी। जेनी को पता चल चुका था कि जैक ने नोबल्स की बुरी तरह से धुलाई करी है। वो खुश थी कि अब जैक को कोई परेशान नहीं करेगा। जैक थोड़ा उदास था और जेनी से माफ़ी मांगता है। टेक्स्ट बुक्स चोरी होने की वजह से वो परेशान था। जेनी उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो फिर से नई बुक्स खरीद लेंगे। जैक बाद में पैसे रीपे कर सकता है। जैक को जेनी की इस बारी बारी की मदद से थोड़ा सुकून मिलता है। अगले दिन जैक का पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड सफाई के लिए बंद कर दिया गया था, इसलिए उसे कॉमन ट्रेनिंग ग्राउंड का इस्तेमाल करना पड़ा। नोबल कॉमनर का खेल अब बदल चुका था। जैक के डर और रिस्पेक्ट की वजह से बाकी स्टूडेंट्स अब उसे इक्वल ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। सब जैक की गुड साइड पर रहना चाहते थे। तभी एक मैसेज आता है, प्रिंसिपल मार्को ने जैक को तुरंत समन किया है। जैक डरते हुए प्रिंसिपल मार्को के रूम में एंटर करता है, पर वहाँ गुस्सा नहीं बल्कि एक बड़ी राहत उसका इंतजार कर रही थी। मार्को ने जैक को समझाया और एक खुशखबरी दी। साबू और एरन को एकेडमी से निकाल दिया गया है। असल में जेरोम ने विसिल ब्लोअर बनकर उनके सारे काले कांड खोल दिए। उसने कंफर्म कर दिया कि ब्लैक हॉक गैंग उन्होंने ही हायर किया था। मार्को ने जैक को एडवाइस दी, एक स्पोर्ट्समैन को हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, पर अपनी लिमिट्स में रहकर। इतना ही नहीं, मार्को ने जैक को नई टेक्स्ट बुक्स दी और आसूका के लिए भी बुक्स भेजी। जैक नई किताबें लेकर कैफेटेरिया पहुंचता है, जहां सियान और आसूका पहले से ही बैठे थे। जैक आसूका को उसकी बुक्स देता है, जिसे देखकर आसूका भी थोड़ा हैरान और खुश हो जाता है। फिर सियान, जो हमेशा मौका ढूंढता है, फिर से उन्हें वीकेंड पर बाहर जाने के लिए मना लेता है। तीनों एक पब पहुंचते हैं, जहां सियान उन्हें फ्रूट बियर ट्राई करने के लिए फोर्स करता है। तीनों अपनी पर्सनल लाइफ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, पर सियान की कैपेसिटी थोड़ी कम थी। बियर पीकर वो ड्रंक हो जाता है। पब के बाहर सियान अब चलने की हालत में भी नहीं था। जैक और आसूका उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक जैक की नज़र दूर एक भीड़ पर पड़ती है। वहाँ जेनी ढेर सारी लड़कियों के बीच में घिरी हुई थी। जेनी का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो वहाँ से भागना चाहती है। लाइब्रेरी में बैठकर किताबें देखते हुए जेनी का दिमाग कहीं और ही था। उसे याद आता है कि कैसे जैक ने उसे साथ घूमने के लिए इनवाइट किया था। अपने अनफ्रेंडली नेचर के बावजूद आज उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने ना क्यों कहा। आखिरकार वो अपने मन की मानती है और दोस्तों से मिलने टाउन निकल पड़ती है। लेकिन टाउन पहुंचते ही जेनी की लो प्रोफाइल लाइफ का बैंड बज जाता है। लड़कियों की भीड़ उसे घेर लेती है और वो बुरी तरह से फंस जाती है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े जैक पर पड़ती है और वो बिना सोचे समझे उसके पास मदद के लिए आ जाती है।
आसुका और सियान, जो अभी भी थोड़े होश में थे, अपने स्वैग से उन लड़कियों को डराकर भगा देते हैं। जैक हैरानी से जेनी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जेनी बात को घुमाते हुए ड्रंक सियान की हालत पर सवाल करती है। वो आसुका को अपने पॉकेट से एक एंटीडोट निकाल कर देती है और कहती है कि इसे पिलाते ही सियान का नशा उतर जाएगा। माहौल थोड़ा शांत होता है। जैक जेनी को एक स्पेशल इनविटेशन देता है। वो उसे प्रिंसिपल मार्को के मेंशन चलने के लिए कहता है, क्योंकि मार्को खुद जेनी से मिलना चाहते थे। यहाँ जैक का एक नया रूप दिखता है। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, बल्कि अब ह्यूमन रिलेशनशिप और दोस्ती की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसने समझ लिया है कि ताकत से ज़्यादा कभी कभी अपनों का साथ ज़रूरी होता है। जैक अपनी क्लासेस जल्दी ख़त्म करके रूम पहुंचता है, जहाँ जेनी पहले से मौजूद थी। जैक को थ्योरी सब्जेक्ट में डर लगता देख जेनी खुद आगे आकर उसे पढ़ाने का ऑफर देती है। वो दोनों लाइब्रेरी के प्राइवेट रूम में जाते हैं, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके सामने सियान और आसुका पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे। सियान उन्हें वेलकम करने के बजाय उन्हें दूसरे रूम में जाने को कहता है। जेनी सियान की इस बदतमीजी से थोड़ा चिढ़ जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए अपने साथ दूसरे कमरे में खींच ले जाती है, जबकि जैक और आसुका को वहीं अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सब सियान का एक ऑब्वियस ट्रैप। असल में आसुका थोड़ा परेशान था। उसे डर था कि अगर जेनी ने जैक की हेल्प करी, थ्योरी में जैक उसे पिछाड़ देगा और आसुका का टॉप स्पॉट खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आसुका ने सियान के साथ मिलकर यह प्लान बनाया ताकि वो अपनी रैंक बचा सके। दूसरे रूम में सियान अपनी असली चाल चलता है। वो जेनी को प्रोवोक करता है कि क्यों ना एक बेट किया जाए, देखते हैं तुम्हारी हेल्प से जैक या मेरी हेल्प से आसुका कौन टॉप करता है। सियान ने आग में तेल डालते हुए कहा कि जो भी हारेगा उसे प्लेग्राउंड के 100 लैप्स लगाने पड़ेंगे। जेनी, जो अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा रखती थी, बिना सोचे समझे ये बेट एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि जेनी और सियान की इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। स्टोरी में अब एक नया एलिमेंट जुड़ गया था, द मिस्ट्री जूनियर। एक तरफ पढ़ाई के टॉर्चर और दूसरी तरफ फर्स्ट ईयर की टैलेंटेड लड़की की एंट्री। बाहर से ठान लिया था कि वो जैक को एग्जाम में फेल नहीं होने देगी। शाम तक उसने जैक को वहीं बैठा कर रखा और कहा कि जब तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक उसके हॉस्टल जाने की कोई परमिशन नहीं है। अगले दिन ट्रेनिंग हॉल में जैक को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है, एंड्रो। ये वही स्टूडेंट था जो जैक को ट्रांसफर एग्जाम वाले दिन मिला था, और तब से वो दोनों दोस्त थे। एंड्रो जैक से उसके और आसुका के बीच हुई टॉप स्टूडेंट वाली बैट के बारे में पूछने लगता है। एंड्रो आसुका की बुराई कर रहा होता है कि अचानक आसुका ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। एंड्रो की हालत देखने लायक थी। डर के मारे उसकी बोलती बंद हो जाती है। आज की क्लास काफी स्पेशल थी। फर्स्ट ईयर्स के साथ स्पैरिंग सेशन। एंड्रो जैक और बाकियों को एक ऐसी लड़की के बारे में बताता है जो कि फर्स्ट ईयर में सबसे अलग है। वो कहता है कि वो लड़की अलग ही लीग में है, सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत। उसका नाम सुनते ही पूरे हॉल में एक अलग सी क्यूरियोसिटी फैल जाती है। ट्रेनिंग हॉल में माहौल तब गर्म हो गया जब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कंबाइंड डुएल्स के लिए आए। सबकी नज़र एक नई लड़की पर ठहर गई, चार्ला। स्टूडेंट फुसफुसाने लगे कि ये तो बिल्कुल जैक जैसी दिखती है। क्या ये चार्ला जैक की कोई हिडन फैमिली है? ये सुनकर जैक थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्या उनका ओरिजिन एक ही है? लेकिन नोबल अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उन्होंने जैक और आसुका को कॉमनर बोलकर नीचे दिखाने की कोशिश करी, जिससे आसुका का मैड डॉग वाला रूप वापस आ गया। आज का मोटिव साफ था, सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर्स को उनकी जगह दिखानी थी। पहला मुकाबला शुरू हुआ आसुका और चार्ला के बीच। आसुका शुरुआत में थोड़ा हेसिटेंट था, पर फर्स्ट ईयर के कमेंट से वो प्रोवोक हो गया। मैच शुरू होते ही आसुका ने बिजली की तेजी से चार्ज किया। चार्ला ने अटैक ब्लॉक तो किया, पर आसुका की रॉ पावर उसे बैक फुट पर ले आई। चार्ला ने अपना स्टांस बदला और आसुका को कीप अप करने की पूरी कोशिश की। आसुका ने मन ही मन उसकी एबिलिटीज को एक्नॉलेज किया, पर वो रुकने वाला नहीं। उसने लगातार अटैक्स की बारिश कर दी। चार्ला ने अचानक एक ऐसा काउंटर मारा कि आशुका शॉक हो गया। दोनों के बीच इंटेंस ब्लू एक्सचेंज हुए, पर एंड में आशुका ने अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाया और चार्ला को ग्राउंड पर पिन कर दिया। डुएल खत्म होते ही चार्ला और जैक की नजरें मिली। एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। अगला डुएल था जैक और एक घमंडी फर्स्ट ईयर नोबल का। उसकी आंखों में एरोगेंस साफ दिख रही थी। टीचर ने जैक को पहले ही वार्न कर दी थी, लिमिट में रहना। नोबल स्टूडेंट अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था, पर वो नहीं जानता था कि जैक उसके लिए सबसे बुरा मैच है। जैक शुरुआत में सिर्फ डॉज कर रहा था, पर तभी उस नोबल ने हाथ पार कर दी। उसने जैक के टीचर की बुराई शुरू कर दी। जैक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पलक झपकते ही स्टूडेंट के लेग्स पर अटैक करा, वहीं पर अपनी स्पॉट फंसाई और उसे जमीन पर दे मारा।
एक आखिरी अटैक और वो घमंडी नोबल वहीं बेहोश हो गया। जैक ने दिखा दिया कि उसके अपनों के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। सेकेंड ईयर्स ने फर्स्ट ईयर को धूल चटा दी। एकेडमी से बाहर निकलते वक्त जैक का सामना चार्ला से होता है। जैक उसे देखकर एक ही चीज सोच रहा था, क्या हम दोनों में कुछ कॉमन है? क्या हम एक ही परिवार से हैं? जैक के पास उसका लॉकेट था, लेकिन जैक डर रहा था अगर उसने लॉकेट से नाम पूछा और राज खुल गया कि उसके अंदर ब्लैक सीड है तो सब खत्म हो जाएगा। जैक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पर चार्ला ने खामोशी तोड़ी और जैक को एक दिन डुएल के लिए चैलेंज कर दिया। जैक ने चैलेंज एक्सेप्ट तो किया, पर उसे नहीं पता था कि यह डुएल उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगा। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त जैक को थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि जेनी का मूड एकदम खराब था। वो उखड़ी उखड़ी नजर आ रही थी। जैक ने हिम्मत करके पूछा कि क्या बात है। असल में एकेडमी में अफवाह फैल गई थी कि जैक और चार्ला डेट पर गए हैं। जेनी को ये खबर मिल चुकी थी और वो अंदर ही अंदर जल रही थी। जैक उसे समझाता है कि वो कोई डेट नहीं, सिर्फ एक डुएल का चैलेंज था। पर जैक इतना क्लूलेस है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जेनी इतना गुस्सा क्यों हो रही है। जेनी ने जैक को साफ साफ वार्निंग दे दी, आज के बाद किसी भी लड़की से कोई एसोसिएशन मत रखना। उसका मानना था कि लड़कियां जैक का इस्तेमाल करके जेनी के करीब आने का ढोंग करती हैं, पर हमें तो पता है कि असली वजह क्या है। जेनी नहीं चाहती कि जैक के आसपास कोई और लड़की भटके। स्टोरी में अब असली कैट फाइट वाला माहौल बन गया था। जेनी जब जैक के पेपर्स चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है कि जैक ने फाइनली इम्प्रूवमेंट दिखाई, पर जेनी हमेशा की तरह उसे जमीन पर रखती है। ज्यादा खुश मत हो, अभी बहुत मेहनत बाकी है। इस खुशी में सियान सबको एक लेट नाइट वॉफल स्टडी सेशन पर इनवाइट करता है। सब बड़े अरमान लेकर टाउन जाते हैं, पर वहां पहुंचते ही सियान को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वॉफल की शॉप आज बंद थी। सियान का दिल टूट गया, पर पार्टी तो होनी ही थी, इसलिए वो लोग पास के एक दूसरे कैफे में चले जाते हैं। कैफे में माहौल काफी चिल था, पर तभी वहां एंट्री होती है फर्स्ट ईयर्स की चार्ला और जेफरी। चार्ला को देखकर जैक के दिमाग में वही फैमिली वाले सवाल घूमने लगते हैं। पर माहौल तब गर्म होता है जब चार्ला जैक से थोड़ा ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। जेनी जो पहले से ही चार्ला के नाम से चिढ़ी हुई थी, अब अपना सब्र खो देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के जेनी सीधा चार्ला को कन्फ्रंट करती है। कैफे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और जैक बेचारा बीच में फंस जाता है। एकेडमी के बाहर जैक और चार्ला का सामना होता है। जैक की धड़कनें तेज थी, वो चार्ला के चेहरे में अपने अपने ही रिफ्लेक्शन को ढूंढ रहा था। जैक के पास वो लॉकेट था, और वो लॉकेट जैक के पास्ट का हर राज खोल सकता था। पर वो डर रहा था, अगर लॉकेट के चक्कर में उसके अंदर बसे ब्लैक सीड का पता चल गया तो एकेडमी में मौत उसका इंतजार करेगी। जैक कुछ बोलता उससे पहले चार्ला ने ही खामोशी तोड़ दी। उसे एक डुएल के लिए चैलेंज दिया। एग्जाम्स खत्म होने के बाद जैक जेनी से लाइब्रेरी में मिलता है। जैक का पेपर तो अच्छा गया था, पर एक सवाल ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अगर तुम्हारे पास डार्क पावर्स हो और तुम उसके बिना जी ना सको, तो तुम क्या करोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये जैक की अपनी सच्चाई थी। जेनी बड़ी गंभीरता से जवाब देती है, मैं उस शक्ति को एक्सेप्ट करूंगी और उसे जीने का जरिया बनाऊंगी। जैक ये सुनकर थोड़ा सुकून महसूस करता है। जेनी आगे बताती है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ बड़े प्रिस्ट और टेम्पल्स के पास मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी साफ कर देती है कि उसे टेम्पल्स के लोगों और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ ही गया। हर बार की तरह जेनी ने टॉप किया था। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, पर असली मुकाबला तो जैक और आसुका के बीच था। जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो सब हैरान रह गए। जैक ने आसुका को पिछाड़ कर टॉप कर दिया था। जैक की जीत का मतलब था सियान की मौत। सियान ने बेट लगाया था कि जो हारेगा वो ग्राउंड के 100 लैप्स लगाएगा। सियान ने जब जैक का रिजल्ट देखा तो उसकी हालत पतली हो गई। बिना एक पल गवाए सियान ने ग्राउंड की तरफ दौड़ लगा दी। सियान पर उसकी अपनी ही लगाई हुई शर्त भारी पड़ रही थी। अगले दिन एकेडमी में सबकी एक्साइटमेंट हाई थी। एकेडमी में फॉरेस्ट कैंपिंग क्लासेस शेड्यूल थी। क्लासेस में जैक और उसके दोस्त डिस्कशन कर रहे थे कि माउंटेन में सरवाइव कैसे किया जाता है। पर जैक कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ सुन रहा था। सियान ने टाउन जाने का प्लान बनाया, लेकिन जैक को थोड़ा डाउट था। उसे पता था कि ब्लैक हॉक गैंग ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे उस पर अटैक करने का, पर एंड में वो मान जाता है। टाउन में आसुका और सियान एकदम पिकनिक वाला माहौल क्रिएट कर रहे थे। दुकानों पर हॉपिंग कर रहे थे। जैक को जेनी भी वहां मिलती है और दोनों मिलकर सियान और आसुका को हॉस्टल वापस लेकर निकलते हैं। हॉस्टल वापस जाते वक्त रास्ते में सब थोड़े शांत थे। तभी जैक को एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। जैक ने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन अचानक पलकें झपकाते ही जैक के ठीक पीछे एक मास्क्ड मैन प्रकट होता है।
वो बिल्कुल हवा से निकल कर आया था, उसका टारगेट सीधा जैक था। ब्लैक हॉक गैंग के हायर अप्स ने अब सब्र खो दिया था। उन्होंने अपने टॉप मेंबर फेस्टियो द एंटरटेनर को जैक को खत्म करने के टास्क दिया था। ब्रांच मैनेजर फेस्टियो को जैक के बारे में ब्रीफ करता है। जैक का लेवल इतना हाई है कि उसे एकेडमी की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ लोगों में घुलने मिलने के लिए वहां गया है। मैनेजर ने ये भी बताया कि मर्सिनरी बनने से पहले जैक कहाँ था, ये किसी को नहीं पता। शैतानी मुस्कुराहट के साथ जैक को एलिमिनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एकेडमी में फॉरेस्ट कैंपिंग की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर अपने अपने हॉर्सेस पर सवार होकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर काफी लंबा और थकने वाला था। शाम ढलते ही सबने एक बेस पॉइंट पर रुककर कैंप लगाने का फैसला किया। सब लोग आराम करने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक माहौल बदल गया। जैक का घोड़ा वहां से गायब हो गया, बिना किसी आहट के, बिना किसी निशान के। उसका घोड़ा वहां से गायब हो गया हो। जैक को समझ आ गया था कि जंगल में उसका स्वागत दोस्तों ने नहीं बल्कि मौत ने किया है। जैक के घोड़े की लगान किसी बहुत ही शार्प चीज से काटी गई थी, और हैरानी की बात यह थी कि जैक को भनक तक नहीं लगी। तभी आसुका को वो घोड़ा दूर पेड़ों के पीछे दिखता है। जैक आसुका की स्पॉट बोरो करके घोड़े को लेने निकल पड़ता है, पर जैसे ही वो घोड़े के पास पहुंचता है, उसे एक भयानक प्रेजेंस महसूस होती है। घास के बीच एक हंटिंग ट्रैप बहुत ही होशियारी से छिपाया गया था। ये कोई हादसा नहीं बल्कि जैक के लिए एक खुली चुनौती थी। जैक ने भी मन में ही इसे एक्सेप्ट कर लिया। शिकार अब शिकारी बनने के लिए तैयार था। ट्रेनिंग सेशन के लिए इंस्ट्रक्टर ने स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांट दिया। हर ग्रुप को एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिया गया ताकि वो इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट रह सके। जैक को उसके ग्रुप का लीडर बनाया गया, जिसमें एंड्रो, मिचेल, बैशिल, डीनो, वेजली, जेम्स और आसुका शामिल थे। टोटल 8 लोग। जैक अपने ग्रुप को सेफ रखने के लिए तुरंत इंस्ट्रक्टर के पास जाता है और उन्हें उस ट्रैप के बारे में बताता है। इंस्ट्रक्टर जैक के साथ मौके पर पहुंचते हैं, पर वहां का नज़ारा बदल चुका था। ट्रैप गायब हो चुकी थी। इंस्ट्रक्टर को लगा कि शायद जैक को कोई वहम हुआ है, पर जैक को पूरा यकीन था कि दुश्मन बहुत करीब है। कैंपिंग की पहली रात माहौल काफी चिल था। जैक और आसुका सबके लिए मीट ग्रिल कर रहे थे, पर स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होती हैं। एक ग्रुप ने चुपके से वाइन की बोतल छुपा ली थी। इंस्ट्रक्टर ने अचानक इंस्पेक्शन कर ली और 6 बॉटल्स मिली, पर शातिर स्टूडेंट ने एक बोतल बचा लिया था। सबने मिलकर वो वाइन खत्म करी और थोड़ी बहुत बातों के बाद सब गहरी नींद में सो गए। लेकिन जैक को नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि हॉक आई का बंदा आसपास ही है। रात के अंधेरे में जैक अकेला जंगल के बीचों बीच निकल पड़ता है उस किलर को ट्रैक करने। घने पेड़ों के बीच उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है, जिसमें एक अजीब सा बुढ़ा आदमी बाहर निकलता है। जैक उसे कहता है कि वो स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और गलती से यहाँ आ गया है। जैक उसे जंगल में बिछे ट्रैप्स के बारे में सवाल करता है। बूढ़ा आदमी तुरंत इनकार कर देता है कि उसने कोई भी बियर ट्रैप नहीं देखा। लेकिन तभी जैक को शक होता है कि उसने कभी भी ट्रैक किस प्रकार का है उसके बारे में बताया ही नहीं था। उस बूढ़े की एक गलती ने साबित कर दिया कि वो जैक का दुश्मन हो सकता है। जैक के सवाल पर बूढ़ा आदमी होशियारी से जवाब देता है कि हर बार 10 में से 9 ट्रैप बियर के ही होते हैं। इसमें हैरानी कैसी। जैक उसे सावधान रहने को कहता है और माउंटेन्स पर होने वाले हंटिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में पूछता है। जैक को उस बंदे से कोई विश महसूस नहीं हुई, पर उसके इंस्टिंक्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये हट और ये बुढ़ा दोनों ही खतरनाक है। अगले दिन सारे स्टूडेंट एक साथ जमा होते हैं। इंस्ट्रक्टर कंपटीशन के रूल समझाते हैं। शाम 5 बजे तक जो सबसे ज़्यादा और वैल्यूएबल शिकार लाएगा वही रैंक किया जाएगा। सबको बोज, एरोज और कम्युनिकेशन डिवाइस दिए जाते हैं ताकि किसी भी गड़बड़ में वो इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट कर सके। जब जैक और आसुका ने टीम अप किया तो बाकी स्टूडेंट के चेहरे देखने लायक थे। सबको पता था कि ये दोनों साथ हैं तो किसी और के जीतने की सवाल ही नहीं उठता। आजुका ने जैक को चैलेंज किया कि वो दोनों फर्स्ट और सेकंड के लिए कंपटीशन करते हैं, लेकिन जैक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि ब्लैक हॉक गैंग जंगल में भटक रहे हैं और उन्हें निपटाने के लिए उसे आसुका से अलग होना पड़ेगा। जैक आसुका को एक रिवर बैंक पर ले आता है जहां जानवर पानी पीने आते हैं। तभी उन्हें एक भयानक बियर दिखता है। दोनों एक साथ निशाना लगाते हैं और एरो फायर करते हैं। बियर भागने की कोशिश करता है, पर आसुका अपनी विष का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उसे ढेर कर देता है। लेकिन अचानक पूरे जंगल में से एक भयानक आवाज गूंजती है। जैक बिना सोचे समझे उस आवाज की तरफ निकल पड़ता है। जैक उस भयानक आवाज की तरफ दौड़ता है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसके ग्रुप मेंबर्स बेसिल और वीजली वहां बुरी हालत में थे। बेसिल का पैर उस भयानक बियर ट्रैप में फंस चुका था और खून लगातार बह रहा था। विजली डर के मारे इंस्ट्रक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था।
जैक ने वक्त ज़ाया नहीं किया, उसने वीज़ली को बेसिल को कस के पकड़ने को कहा और अपनी विस का इस्तेमाल करके उस मजबूत ट्रैप को एक ही झटके में तोड़ दिया। जैक ने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां लगाई ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जैक को समझ आ चुका था कि ये ट्रैप सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए बिछाए गए हैं। तभी आसुका भी वहां पहुंचता है और इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट हो जाता है। प्रोफेसर ने आकर बेसिल को हील किया और कंफर्म किया कि जंगल में सच में खतरनाक ट्रैप्स बिछे हुए हैं। बेसिल ने बताया कि उसने कुछ अजीब देखा था और जैसे ही वो आगे बढ़ा वो ट्रैप में फंस गया। इंस्ट्रक्टर ने पूरे जंगल को हाई अलर्ट पर डाल दिया। अब जैक और आसुका ने अलग अलग हंट करने का फैसला किया। जैक यही चाहता था, अकेला होने का मौका। जैसे ही जैक अकेला हुआ उसने अपनी विस एक्टिवेट करी और दुश्मन को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी अचानक हवा में से एक सील जैसा पतला अटैक उस पर हुआ। ये इतना फास्ट और इनविजिबल था कि कोई आम वॉरियर इसे देख भी नहीं पाता। जैक ने तुरंत अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल किया और पीछे हटकर खुद को बचा लिया। दुश्मन ने अपना पहला वार कर दिया था। असल में एक स्टील वायर ट्रप था। वो इतना तेज था कि पास के मोटे मोटे पेड़ उससे कट चुके थे। जैक ने वहां एक डियर को फंसा हुआ देखा। ये वही शिकार था जिसे देखकर बेसिल ट्रैप में फंसा था। जैक उस हिरण को लेकर वापस कैंप पहुंचता है, पर उसके दिमाग में अभी भी उस इनविजिबल दुश्मन का खौफ था। शाम को रिजल्ट का वक्त आया। आसुका ने अपने बियर के शिकार से सबको हैरान कर दिया, लेकिन ब्रूस ने एक रहस्यमय व्हाइट फॉक्स पकड़कर सबकी बोलती बंद कर दी। फर्स्ट प्लेस ब्रूस, सेकंड प्लेस आसुका, फिफ्थ प्लेस जैक। लेकिन जश्न का माहौल नहीं था। जैक के ग्रुप के मेंबर बेसिल और वेजली हॉस्पिटल में थे और मिचेल भी एक ट्रैप में फंसकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। पूरे ग्रुप का मूड डाउन था। जैक अंदर ही अंदर परेशान था। उसे पता था कि ये सब ब्लैक हॉक का काम है, पर क्या उसका राज सबको बताना सही होगा? अगले दिन माहौल थोड़ा बदला। इंस्ट्रक्टर ने सारे स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड किया और मैप पर उनके बेसेस असाइन किए। अब बारी थी ग्रुप एक्टिविटीज की, जहां टीम वर्क ही सब कुछ था। पर जैक की नज़र जंगल के उस अंधेरे में थी जहां फेस्टियो उसका इंतजार कर रहा था। जैक के ग्रुप ने माउंटेन के पास एक पॉन्ड के किनारे अपना बेस बनाया। जैक सबसे पहले पानी चेक करता है। उसे हर चीज में दुश्मन का साया दिख रहा था। बॉनफायर जल रही थी, पर ग्रुप का माहौल काफी डाउन था। जैक और आसुका लकड़ियां लेने जंगल में जाते हैं। जैक को फिर से वही प्रेजेंस महसूस होती है। वो आसुका को होशियारी से वापस ग्रुप के पास भेज देता है और अकेले अंधेरे में निकल पड़ता है। तभी उसका सामना होता है वही मास्क्ड मैन पेस्टियो से। पेस्टियो बिल्कुल रिलैक्स होकर जैक को अपने पास बैठने को कहता है। वो कहता है, मैंने जिन लोगों का शिकार किया है वो डर के मारे कांपने लगते हैं, पर तुम तो मुझे ही ढूंढ रहे हो जैसे तुम खुद एक प्रीडेटर हो। पेस्टियो अपना इंट्रोडक्शन देता है और जैक को एक ऑफर देता है, हमारी टीम ज्वाइन कर लो। उसने धमकी दी कि अगर जैक ने मना किया तो उसके सारे सबऑर्डिनेट्स जैक के दोस्तों को एक एक करके मार डालेंगे। लेकिन पेस्टियो ने जैक को पहचाना नहीं था। जैक ने बात करने के बजाय सीधा उस पर अटैक कर दिया। पेस्टियो ने तुरंत एक वुडन डैगर उसके पास के पेड़ में मारा, जिससे वहां बिछे सारे ट्रैप्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। जैक ने बड़ी फुर्ती से उन ट्रैप्स को डॉच किया और सीधा पेस्टियो की गर्दन पर वार किया। लेकिन एक पल में पेस्टियो वहां से गायब हो गया और अगले ही पल जैक के बिल्कुल बगल में अपीयर हुआ। उसका थीन एयर में गायब होने वाला जादू जैक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। बेस पर आसुका और बाकी सब जैक का इंतजार कर रहे थे। तभी जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। डीनो जब हॉर्सेस को चारा देने जाता है तो वो डर के मारे वापस आ जाता है। सारे हॉर्सेस पॉन्ड के पास से गायब हो चुके थे। तभी उन्हें एक साया दिखता है जो खुशकिस्मती से जैक था। जैक अब फैसला कर लेता है कि सबको सच बताना ही पड़ेगा। वो साफ कहता है कि ब्लैक हॉक गैंग उसके पीछे पड़ी है और वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। जैक ने बताया कि जब वो एक मर्सिनरी था तब उसने उनके कुछ गुंडों को मारा था। ये सुनकर सब इम्प्रेस तो हो गए, पर डर भी गए। जैक ने तुरंत इंस्ट्रक्टर को कांटेक्ट करने को कहा, पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। आसुका के पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस था वो कहीं गिर गया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैक ने समझाया कि रात के अंधेरे में मूव करना मौत को बुलावा देना है, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में ट्रैप्स बिछे हुए हैं। उन्हें सुबह होने का इंतजार करना होगा। जैक को उम्मीद थी कि अगर हॉर्सेस इंस्ट्रक्टर तक पहुंच गए तो 12 घंटे में मदद आ जाएगी। उसे ये भी लग रहा था कि फेस्टियो अभी डायरेक्टली उसे उलझना नहीं चाहता। रात के वक्त जैक पहरा दे रहा होता है और डीनो और जेम्स भी उसके साथ देने आ जाते हैं। तभी उन्हें अंधेरे में एक हॉर्स दिखाई देता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, अचानक फेस्टियो हमला कर देता है। उसका टारगेट हॉर्सेस नहीं बल्कि स्टूडेंट्स थे। एक पल में फेस्टियो ने डीनो को उठाया और हवा में गायब हो गया। स्मोक बॉम्ब के धुएं में सब कुछ धुंधला हो जाता है और जब धुआं छटता है तो डीनो गायब था। फेस्टियो ने उसे सबके सामने से किडनैप कर लिया। जेम्स ये देखकर अपना होश खो बैठता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। जैक तुरंत जेम्स को संभालता है
वो समझाता है कि फेस्टियो एक एंटरटेनर है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल रहा है। उसने डीनो को अभी मारा नहीं, बल्कि वो उन्हें मेंटल ट्रॉमा देकर तोड़ना चाहता है। जैक की प्रायोरिटी साफ थी, जितने दोस्तों को बचाया जा सके उतना अच्छा, लेकिन जेम्स इस वक्त रैशनली नहीं सोच पा रहा था, इसलिए जैक को ही कमान संभालनी पड़ी। तभी अचानक जंगल से एक एरो उनके पास आकर गिरता है। उस एरो के साथ एक छोटी सी पाउच बंधी हुई थी। जब उन्होंने उसे खोला तो सबकी रूह कांप गई। उसमें एक कटी हुई उंगली थी जो शायद डीनो की थी। साथ ही एक मैप थी जिसमें डीनो की लोकेशन मार्क की गई थी। ये फैसियो का खुला चैलेंज था। अब वक्त कम था और खतरा बड़ा। जैक अपना प्लान बताता है। वो अकेले उस मार्क लोकेशन पर डीनो को रेस्क्यू करने जाएगा, लेकिन एक शर्त थी। आसुका और बाकी लोगों को अगले 30 मिनट तक बिना जैक के इस बेस को संभालना होगा। जैक ने वादा किया था कि वो आधे घंटे में डीनो को लेकर वापस आ जाएगा। जैक तेजी से लोकेशन पर पहुंचता है जहां डीनो जमीन पर बेहोश पड़ा था। जैक ने आसपास देखा पर शातिर फेशियो वहां मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही जैक डीनो के करीब गया, डीनो की आंखें खुली हुई और वो एक भयानक रूप ले लेता है। फेस्टियो ने डीनो के अंदर डिमोनिक एनर्जी इंजेक्ट कर दिया था। अब डीनो एक बेकाबू जानवर की तरह जैक पर हमला कर देता है। जैक की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो डीनो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर डिमोनिक डीनो की फिजिकल पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही डीनो ने दोबारा चार्ज किया, जैक के अंदर का ब्लैक सीड उस डिमोनिक एनर्जी को सेंस करके रिएक्ट करने लगता है। माहौल और भी गर्म हो जाता है जब डीनो का एक पंच पहाड़ पर लगता है और वो पहाड़ टूट जाता है। जैक ने वक्त गवाए बिना अपनी विश का इस्तेमाल करके उस टूटे हुए पहाड़ के मलबे में डीनो को फंसा देता है। डीनो उसमें दबकर फंस जाता है और थोड़ी देर के लिए होश खो बैठता है। अब जैक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने अपने ब्लैक सीड की शक्ति का इस्तेमाल किया और डीनो के शरीर से सारी डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। ये जैक के लिए खतरनाक था, पर वो कामयाब रहा। डिमोनिक एनर्जी निकलते ही डीनो वापस अपने ह्यूमन रूप में आ गया। दूसरी तरफ जैक की गैर मौजूदगी में पैसियो बेस पर आता है। उसकी स्टेल्थ स्किल इतनी पावरफुल थी कि किसी को उसकी आहट तक नहीं सुनाई दे रही थी। इससे निपटने के लिए उन्होंने जैक का बताया हुआ एक जीनियस आइडिया लगाया। आसुका, एंड्रू और जेम्स एक दूसरे की पीठ से पीठ जोड़कर खड़े हुए थे ताकि हर डायरेक्शन पर नजर रखी जा सके। पैसियो उन पर एक गंदी चाल चलता है। वो कहता है, मैं किसी भी नोबल को मारकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, बस आशुका को मेरे हवाले कर दो और तुम दोनों बच जाओगे। लेकिन जेम्स और एंड्रयू ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पावर ऑफ फ्रेंडशिप और अपनी हिम्मत से पेशियो का सामना करने का फैसला किया। पेशियो ने अपनी प्रेजेंट मिटा दी और अचानक जेम्स के सामने से गायब हो गया। जैसे ही जेम्स का ध्यान भटका, पेशियो ने अपनी डेडली ड्रैगर से उन पर हमला किया। जेम्स ने जैसे तैसे उसे ब्लॉक किया, पर पेशियो फिर से हवा में लापता हो गया। अगले ही पल वो एंड्रयू के सामने अपीयर होता है। वो उन तीनों के साथ एक बिल्ली और चूहे की तरह खेल रहा था। उसने आसुका के शोल्डर को टारगेट करके उसे जख्मी कर दिया और एक एक कर तीनों को स्पीड से घायल करना शुरू कर दिया। धुआं की पहली किरण निकल रही थी, पर ये तीनों अब भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे। उनकी ब्रेवरी देखकर फेस्टियो भी हैरान था। तभी जख्मी होने के बावजूद आसुका ने फेस्टियो को खुला चैलेंज दे दिया। फेस्टियो पहले तो हैरान था कि आसुका इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, पर आसुका ने उसे सीधा प्रोवोक किया। अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम जैक को भी नहीं हरा पाओगे। ये सुनकर फेस्टियो का ईगो हर्ट हो जाता है और वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। जेम्स और एंड्रयू मौका देख अपनी इंजरीज को ट्रीट करने के लिए पीछे हो जाते हैं। मुकाबला शुरू होता है। फेस्टियो अचानक से आसुका के पीछे अपीयर होता है और एक गहरा कट मारता है। आसुका अपनी स्वॉर्ड पूरी स्विंग में घुमाता है, पर फेस्टियो हवा में गायब हो जाता है। फेस्टियो बार बार स्ट्रेल्थ अटैक कर रहा था और आसुका के पास कोई जवाब नहीं था, पर तभी आसुका अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है। वो चार्ला की स्वॉर्ड टेक्निक कॉपी करता है। पेशियो ये देखकर थोड़ा इम्प्रेस होता है, पर वो रुकने वाला नहीं था। पेशियो ने अब अपना फाइनल और डेडली अटैक लॉन्च कर दिया, तब ताकि आसुका को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वो अपनी डैगर सीधा आसुका के गले पर निशाना लगाता है। सबको लगा आसुका गया, पर तभी आसुका ने अपना एक हाथ आगे कर दिया। असल में आसुका ने अपने आर्म पर वैक्यूम मैजिक स्क्रोल छुपा कर रखा था। जैसे ही फेशियो का अटैक टच हुआ, वो स्क्रोल एक्टिवेट हो गया और पेशियो की मूवमेंट एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसी मिलीसेकंड के ओपनिंग का फायदा उठाते हुए आसुका ने अपनी पूरी विश का इस्तेमाल किया और पेशियो को एक भयानक स्वॉर्ड अटैक कर दिया। आसुका का पावरफुल अटैक पेशियो ने अपनी एक आर्म से रोक तो लिया, पर उसकी तलवार ने पेशियो के हाथ पर एक गहरा कट लगा दिया। तभी आसुका को वो खोया हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस मिल जाता है। वो तुरंत इंस्ट्रक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर पेशियो एक ही पल में उस डिवाइस को तोड़ देता है। किस्मत ने साथ दिया, डिवाइस टूटने से पहले इंस्ट्रक्टर को थोड़ी सी आवाज़ पहुंच चुकी थी। फेस्टियो गुस्से में आसुका को ख़त्म करने वाला ही होता है, तभी जैक की एंट्री होती है। जैक डीनो को सेफ लेकर वापस आ चुका था। जैक को देखकर फेस्टियो की सारी कैलकुलेशंस फेल हो जाती हैं।
जख्मी होने की वजह से फेस्टियो रिट्रीट करने का फैसला करता है। जैक डीनो को बाकी दोस्तों को सौंप कर अकेले ही फेस्टियो का पीछा करने निकल पड़ता है। फेस्टियो ने पूरे रास्ते मौत के ट्रैप्स बिछाए थे, पर जैक ने उन्हें ऐसे पार किया जैसे वो कुछ भी ना हो। फेस्टियो जैक को हवा में गायब होकर बार बार हमला कर रहा था, पर जैक बिल्कुल शांत खड़ा था। जैसे ही फेस्टियो ने फुल स्पीड में आखिरी वार किया, जैक ने उसे पहले ही सेंस कर लिया और एक भयानक विश स्लैश से काउंटर किया। फेस्टियो की हर चाल फेल हो रही थी। जैक ने मौका देखते हुए एक इतना पावरफुल क्रॉस स्लैश लॉन्च किया कि आसपास के मोटे पेड़ कट गए। पेशियो बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पेशियो ने हार मानते हुए सरेंडर करने का नाटक किया, पर जैक को पता था कि ये एक बेट है। बिना किसी रहम के जैक ने एक किक से पेशियो के टांग की हड्डी तोड़ दी। पेशियो चीखते हुए डील करने की कोशिश करने लगा कि वो अगर उसे छोड़ दे तो ब्लैक हॉक गैंग कभी उसके पीछे नहीं पड़ेंगी, लेकिन जैक पर इन धमकियों का कोई असर नहीं था। उसने फेस्टियो की उंगलियां तक तोड़ दी और साफ कह दिया कि वो आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला है। जैक ने अपनी तलवार उठाई और जैसे ही वो फेस्टियो का काम तमाम करने वाला था, अचानक जंगल में से एक भारी आवाज गूंजती है जो जैक को रोक देती है। अंधेरे से एक केव्ड मैन निकलता है और उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि माहौल एक पल में बदल गया। टैलेंट की प्रेजेंस फेस्टियो से कहीं ज्यादा भयानक थी। जैक को तुरंत एहसास हो गया था कि अपनी थकी हुई हालत में वो टैलेंट का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और अगर उसने फेस्टियो को मारा तो उसका ब्लैक सीड रिकॉइल करके उसे ही खत्म कर देगा। टैलन ने एक डील ऑफर करी कि अगर जैक फेस्टियो को जाने दे तो वो उसे पैसा और कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैक ने शर्त रखी ब्लैक हॉक आज के बाद कभी उसका पीछा नहीं करेगी और ना ही उसके नाम का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेगी। टैलन ने तुरंत 4 लाख गोल्ड दिए, और पर जैक इतने में मानने वाला नहीं था। उसने 5 पीसेस ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की डिमांड करी, वरना डील कैंसिल। टैलन मान गया और जैक को एक स्पेशल कम्युनिकेशन क्रिस्टल दिया जिससे जैक कभी भी 5 फ्री इंफॉर्मेशन ले सकता था। जैक ने पहली इंफॉर्मेशन अपने गायब हॉर्सेस की मांगी और टैलन से उसकी वो स्टोरेज केप मांग ली। जैसे ही टैलन ने अपनी केप उतारी और अपना भेष बदला, जैक के होश उड़ गए। ये वही बुढ़ा आदमी था जो उसे कैंपिंग साइट के पास हट में मिला था। वो अपनी अपीयरेंस बदलने में उस्ताद था। टोकन ऑफ प्रे के तौर पर उसने जैक को अपना असली चेहरा दिखाया और फेस्टियो को लेकर वहां से गायब हो गया। जंगल से दूर टैलन और फेस्टियो घोड़े पर सवार निकल रहे थे। टैलन ने साफ कर दिया था कि आज के बाद ब्लैक हॉक गैंग कभी भी जैक से दुश्मनी नहीं लेगी। उसने फेस्टियो को समझाया कि जैक जैसे बंदे से दुश्मनी लेने से बेहतर है उससे फ्रेंडली रिश्ता बनाए रखना, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। सुबह होते ही इंस्ट्रक्टर्स बेस पर पहुंचे। आसुका, जेम्स और एंड्रयू की हालत बुरी थी, पर डीनो की हालत सबसे नाजुक थी, जिसे हीलर हील कर रहे थे। जैक ने उन्हें बताया कि डीनो एक डिमोनिक बीस्ट में बदल गया था। इंस्ट्रक्टर खुद को गिल्टी महसूस कर रहे थे कि उनकी वजह से स्टूडेंट्स खतरे में आए, पर जैक अंदर ही अंदर जानता था कि ये सब उसके पास्ट की वजह से हुआ है। तभी वहां जेनी आती है। जैक की चोटें हील करते वक्त जैक उससे एक गहरा सवाल पूछता है, दूसरों को बचाना वर्च्यू क्यों माना जाता है? जेनी समझाती है कि जैक अपने दोस्तों को बचाने के बाद थोड़ा कंफ्यूज है। उसने जैक को समझाया कि इंसान वही है जो दूसरों की मदद करके सरवाइव करता है। आज जैक ने उन्हें बचाया तो कल वही उसकी मदद करेंगे। जैक अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है कि उसके वजह से उन्हें इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी, लेकिन एंड्रयू उल्टा उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाई पता चली। जेम्स ने जैक से हाथ मिलाया और कहा कि जैक की वजह से आज वो सब जिंदा है, तो जेम्स कभी भी जैक का ये कर्ज नहीं भूलेगा और जैक को जब मदद की ज़रूरत होगी वो ज़रूर करेगा। जैक को पहली बार एहसास हुआ कि ट्रस्ट और फेथ ही इंसान की असली ताकत है। जेनी ने जैक को टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधा एकेडमी चलने का ऑफर दिया, पर जैक ने साफ मना कर दिया। उसने चुना अपने दोस्तों के साथ रास्ते से वापस जाना। सीन शिफ्ट होता है एक तपते हुए रेगिस्तान की तरफ, जहाँ एक बहुत बड़ी वॉल्स वाली सिटी द बेसोर किंगडम थी। वहाँ एक केप्ड मैन खड़ा होता है, वो जो कहता है यही उसके ग्रैंडफादर रहते थे। और इसी सस्पेंस के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है।